नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति कंथुआर। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। आज से भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म। पहले चरण के लिए आज से नामांकन दाखिल होंगे। आपको बता दें कि यूपी की 8 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। सुबह 11 से 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी की 8 सीटों के लिए आज नामांकन होगा और नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 से 3 बजे तक होगी। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है और ऐसे में पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। सहारनपुर जिसमें पहले चरण में मतदान होगा, इसके अलावा कैराना के लिए भी आज से ही नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरनगर प्रथम चरण में चुनाव होना है। बिजनौर में पहले चरण में ही चुनाव होना है। नगीना सीट पर भी आज नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो जाएगी। मुरादाबाद की भी बात की जाए तो मुरादाबाद में पहले चरण में चुनाव होना है। रामपुर में पहले चरण में चुनाव होना है। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जिनमें पीलीभीत भी शामिल, 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा और आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान यूपी की 8 सीटों पर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों में पहले चरण में ही मतदान होगा, जिसके लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। यूपी के 8 क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। प्रथम चरण का 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। 30 मार्च तक नाम वापसी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 76.23 लाख पुरुष मतदाता इसमें शामिल है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की भी बड़ी भूमिका चुनाव में रहेगी। ऐसे में कुल मतदान केंद्र 7,693 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदेय स्थल 14,842 है। प्रथम चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। यूपी की 8 सीटों के लिए आज से नामांकन होना है। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश में जिनमें पहले चरण में मतदान होना है, उनके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 मार्च तक पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो मुजफ्फरनगर 8 सीटों में एक जिसमें आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है। बिजनौर भी पहले चरण में मतदान किया जाएगा। नगीना में पहले चरण में मतदान होना है। मुरादाबाद जहां पहले चरण में मतदान होगा। इसके अलावा रामपुर सीट पर भी पहले चरण में ही मतदान होना है। पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होना है। इसके अलावा बात की जाए तो सहारनपुर में पहले चरण में मतदान किया जाएगा। कैराना में भी पहले चरण में ही मतदान होना है, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। तो वही मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल हमारे साथ चुके। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज से प्रथम चरण के जो भी सीटें जिनमें मतदान होना है, उनके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर भी उनमें से एक। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जनपद मुजफ्फरनगर पहला नामांकन का है। इस नामांकन के लिए प्रशासन ने तैयारी की है। आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के अंदर 20 लाख मतदाता है जो वोट करेंगे 2024 के चुनाव लोकसभा में। और आपको बहुत क्रिटिकल पोलिंग बूथों पर फोर्स रहेगी, सीसीटीवी कैमरों के साथ फोर्स रहेगी। डीएम ने कहा है कि किसी को भी माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सीधे से जेल जाएगा। और आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर प्रशासन की टेढ़ी निगाहें है। जिले भर में 27 पॉइंटों पर नाकेबंदी कर रखी है, जिनमें 44
54 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें डीएम के द्वारा बनाई गई है। जागृति जिले में 167 यानी 167 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनाती डीएम के द्वारा की गई है और जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कई कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पीएसपी के सहित लोकल मुजफ्फरनगर की जो भी हजारों की संख्या में पुलिस है वो 2024 के चुनाव में मुस्तैद रहेगी। जागृति और लगातार पुलिस प्रशासन चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए कैंपेनिंग करा रहा है और लगातार जगह जगह पर बैरिकेडिंग करके चेकिंग अभियान चलाया। रात भी देर रात तक चेकिंग पर चेकिंग कराई गई थी एसएसपी अभिषेक के द्वारा। जागृति बिल्कुल पवन, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी भी उस वहां से मैदान में हैं। फिलहाल कुछ जानकारी मिल पाई हो कि आज कोई नामांकन दाखिल कर सकता है मुजफ्फरनगर से? जागृति में आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर में अभी तक केवल 3 प्रत्याशी ही सामने जनता के आए हैं जो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन आज जो पहला दिन है अभी तक हम लोग चेकिंग जो कलेक्ट्रेट है जहाँ नामांकन होना है उसके पास ही मौजूद है। आप लोग जनपद मुजफ्फरनगर सबसे पहला पर्चा डॉक्टर संजीव बालियान का है जो 2 बार के सांसद बीजेपी रह चुके, 2 बार के मंत्री रह चुके हैं और 3वीं बार वो अपनी किस्मत आजमा रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है हरिंदर मलिक। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है जो मेरठ के रहने वाले हैं और मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, तारा सिंह प्रजापति। अभी तक केवल 3 नाम ही जागृति सामने आए हैं, अभी तक चौथा नाम कोई भी सामने नहीं आया और अभी तक तो कोई भी कलेक्ट्रेट में नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा है। और नामांकन से पहले कुछ जो पार्टी के प्रत्याशी है वो प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। अभी तक पहले दिन से कोई नामांकन अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये 2 बजे तक का टाइम, 2-3 बजे तक का टाइम है नामांकन का। देखते हैं कि कौन नामांकन के लिए पहले प्रत्याशी आएगा। जागृति बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां से नामांकन दाखिल करेंगे प्रत्याशी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 27 मार्च तक पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे 18 मामलों में एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 11:30 बजे से मामलों में सुनवाई शुरू होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई होनी है। शाही ईदगाह कमेटी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां 18 मामलों में एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुबह 11:30 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी, जहां सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रयागराज में 18 मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी जागृति, बता दें जैसे कि शाही ईदगाह विवाद मामले में श्री की जन्मभूमि में इसमें आज 11:30 बजे से सुनवाई होगी। जस्टिस मैंग जैन की सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष यहाँ अपने तर्क पिछले 3 बार से दे रहा है और आज भी वो अपने तर्क रखेगा और जो भी उनकी तर्क होंगे उसके बाद हिंदू पक्ष भी इसके विरोध में अपना तर्क रखेगा। केस की पोषणीयता पर और ऑर्डर 7 रूल 11 पर अब सुनवाई हो रही है और इसके बाद ही जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी, इस पर जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, उसके बाद जो सर्वे है सर्वे के मामले पर सुनवाई होगी। जी जागृति बिल्कुल सैयद, और ऐसे में फिलहाल अगर दोनों पक्षों की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हो, क्या कुछ कहना है? अभी किसी पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आ जाए तो मीडिया में कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है किस तरह की, उस पर टिप्पणी ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे प्रयागराज से, जहां आज प्रयागराज में शाही ईदगाह कमेटी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 मामलों में एक साथ सुनवाई होगी। तो वहीं 11:30 बजे से इन मामलों में सुनवाई शुरू होनी है और सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई होगी।
तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने 3 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि तीसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। सामने आया है कि साजिद नाम का शख्स अपनी दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर में घुस गया। इस दौरान उसने विनोद की पत्नी से 5,000 रुपए की मांग की। जब महिला ने उसे पैसे दिए तो वो बहाना करके उसके घर में घुस गया। 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी तो वहीं तीसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बदायूं का ये पूरा मामला आपको बता रहे, डबल मर्डर से जुड़ा ये मामला जहां आरोपी साजिद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मैं तो उसको हम लोग देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। मैं खुद ही आया लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज। वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छोटा है ये भागा है वो जो जाने। हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये खड़ा रहा यहाँ पे। आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। वो सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो 2 बच्चे खेले थे उन पर आक्रमण किया और 2 बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ चुके बदायूं से। अवधेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, पहले 5,000 रुपए की मांग की जाती है, पैसे देने के बावजूद भी 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, क्या कुछ वजह आकर स्पष्ट हो पाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बदायूं सिविल लाइन क्षेत्र के मंडी चौकी के चंद कदम की दूरी मामला है, जहां पर मंगलवार को 7:30 बजे के समय आरोपी ने घर में घुसकर आरोपी ने धारदार हथियार से 2 सगे नाबालिग भाइयों को काटकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही तीसरे भाई को भी घायल कर दिया। डबल मर्डर के बाद घर वालों और ग्रामीणों में जमकर हंगामा किया, बाइक में भी तोड़फोड़ की, मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। पीड़ित ने घर के पास सड़क पर ही भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर डीएम और एसएसपी भी पहुंचे। पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए वहीं पुलिस महानिरीक्षक भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, तमाम फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस दल ने मोर्चा को संभाला। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस महानिरीक्षक ने भी बताया कि 2 सगे भाइयों की हत्या करने के मामले में आरोपी को अभी पुलिस ने देर रात 3 घंटे के बाद एनकाउंटर कर दिया। वहीं जवाबी कार्रवाई में गोली चली, जिसमें आरोपी की गोली लगी और पुलिस मुठभेड़ में वो मौत के घाट उतर गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। जी अवधेश, ये भी जानना चाहेंगे, अगर पीड़ित परिवार से बातचीत हो पाई हो, पैसे देने के बावजूद भी आखिर क्यों दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, इसकी कोई वजह अभी तक सामने आई है? हालांकि इस बात को तो अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवार से अभी तक वार्तालाप नहीं हो पाई है, क्योंकि परिवार जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं है अभी तक। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार इस पर लगी हुई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बदायूं डबल मर्डर से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको बता रही, जहां पुलिस ने
आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां पीड़ित पक्ष से भी अब पूछताछ की जा रही है, पैसे देने के बावजूद भी आरोपी छत पे घुसा और उसके बाद दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपी का पीछा करते हुए उसे एनकाउंटर कर ढेर कर दिया है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं देश में होली का भी माहौल है। इस बार होली के त्योहार में भी मोदी और योगी का डंका बजता दिख रहा है। दुकानदारों से लेकर ग्राहक तक सभी की पहली पसंद मोदी और योगी है। तो वहीं प्रयागराज के बाजारों में अभी से ही होली की रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ रंग गुलाल, पिचकारी और मुखौटों की डिमांड है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं देश में होली का भी माहौल है। इस बार होली के त्योहार में भी योगी और मोदी का डंका बजता दिख रहा है। दुकानदार से लेकर ग्राहक तक की सभी की पहली पसंद मोदी और योगी है। प्रयागराज के बाजारों में अभी से ही होली की रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ रंग, गुलाल, पिचकारी और मुखौटों की डिमांड है। इन पिचकारियों और मुखौटों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के तस्वीरों वाली पिचकारियां और मुखौटे हर तरफ, हर दुकान में दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर क्रेज दिख रहा है। होली की खरीदारी सबसे पहले तो गुलाल लेने आया हूँ, रंग लेने आया हूँ, स्प्रे वगैरह और पिचकारी लेने आया हूँ। पिचकारी में मुझे सबसे यूनिक और सबसे अच्छी बीजेपी की लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मार्केट में आएंगे तो आपको दिख जाएंगी बीजेपी की पिचकारियाँ, टैंक दिख जाएगा और पाइप मिल जाएंगे। आपने खरीदा? मैंने तो बीजेपी की पिचकारियाँ ली हैं, टैंक भी लिया है और पाइप भी लिया है, दोनों लिया है। मुझे ये बहुत पसंद आया और मैंने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करके भी दिखाया। उन लोगों ने भी ये बोला भाई मेरे लिए भी ले लेना 2-4, मैंने ये लिया। सबसे ज़्यादा पिचकारी आजकल बीजेपी वाली चल रही है। जिस तरह देख सकते हैं आप, वाली टंकी वाली है, लंबी वाली है, इसकी बहुत डिमांड है। ये आउट ऑफ स्टॉक है और इसको लोग अच्छे रेट पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इस समय बीजेपी की पिचकारी चल रही है। इस पिचकारी की प्राइस शुरू होती है, पाइप वाली जो आती है खींच के चलाने वाली, उसकी शुरुआत 150 रुपये से 300 रुपये तक है। और ये टंकी वाली है, ये डबल इंजन की सरकार वाली, उसका प्राइस करीब 350 रुपये का है। ये आपको रिटेल में कम से कम 600-700 की मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। बाजार में इस तरह की पिचकारी और मुखौटों की डिमांड देखकर दुकानदार भी इन्हें बेच रहे हैं। मजे की बात है कि सामान्य दाम से अधिक दाम होने के बावजूद भी इस प्रकार की पिचकारी और मुखौटे भारी मात्रा में बिक रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।